सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, हम आज आपको पढ़ाएंगे फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है प्लांट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी, प्रोटोजोआ, पैथोजेनिक पैरासाइट। ठीक है, एल्गी, प्रोटोजोआ और पैथोजेनिक जो पैरासाइट्स हैं ये पैथोजेनिक, ये कई सारे पैथोजेंस होते हैं, इनके कारण भी बीमारियां होती हैं। ठीक है, यानी कि बात करेंगे पादप प्रजनक जीव, सवाल हो गया प्रोटोजोआ और शंपुष्पक परिजीवी यानी कि पैथोजेनिक पैरासाइट। तो जो है प्लांट पैथोजेंस की कड़ी में हम आपको पढ़ाएंगे शैवाल। ठीक है, प्लांट पैथोजेनिक शैवाल, ठीक है, प्रोटोजोआ और पैथोजेनिक पैरासाइट्स होते हैं जो कि कुछ बीमारियों को पैदा करते हैं पौधों के अंदर। तो इनके द्वारा जो बीमारियां होती हैं, मतलब कि ये क्या होते हैं और कैसे बीमारियों को कॉज करते हैं, इन टॉपिक्स को आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो आइए सेशन को अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्लांट पैथोजेनिक एल्गाई की बात करें, सर्वप्रथम हम किसकी बात करेंगे? एल्गी की। अभी तक हमने आपको पढ़ाया था फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, वायरॉइड्स, और आज हम आपको पढ़ाएंगे एल्गी के बारे में। ठीक है, प्लांट पैथोजेनिक जो एल्गी होते हैं, ठीक है, पादप रोगजनक शैवाल जो होते हैं वो भी पौधों के अंदर जो है वो बीमारियों को कॉज करते हैं। तो प्लांट पैथोजेनिक जो एल्गी होते हैं वो मोस्टली जो है वो नम युक्त जो स्थान होता है वहाँ पर ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, और वो पौधों के अंदर तमाम प्रकार की सूक्ष्म जो बीमारियां होती हैं उसको कॉज करते हैं। ठीक है, तो शैवाल के बारे में हम जानेंगे कि शैवाल जो है वो आमतौर पर स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक होते हैं। स्वपोषी का मतलब होता है ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अपनी आवश्यकता के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। अभी तक आपने फंगस, बैक्टीरिया, वायरस के बारे में पढ़ा जो परपोषी होते हैं, मतलब कि वो कि अपना भोजन जो है वो दूसरों से लेते हैं। लेकिन जो शैवाल होते हैं, एल्गी होते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कि हालांकि शैवाल की कुछ प्रजातियां परजीवी जीवन शैली अपना चुकी हैं और पौधों में बीमारियां पैदा करती हैं। तो जनरली हम बात करें जो एल्गी होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक्टिव क्रिया के द्वारा वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन शैवाल की कुछ अन्य प्रजातियां होती हैं जो कि अपना भोजन नहीं बनाती हैं और अपनी आवश्यकता के लिए दूसरों पर निर्भर करती हैं। मतलब कि कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जो कि पैरासाइट्स होती हैं, मतलब दूसरों पर डिपेंडेंट होती हैं, दूसरों पर निर्भर होती हैं। तो ऐसी एल्गाई की पैरासाइट्स वैरायटी जो है वो कई सारी बीमारियों को कॉज करती हैं, कई सारी बीमारियों को पौधों में पैदा करती हैं। ठीक है, तो हम इनके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी बीमारियों को कॉज करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मोस्टली जो है वो जो एल्गी पैरासाइट्स की बीमारियां हैं वो पौधों के टिश्यूज़ में डेवलप होती हैं। नम युक्त जो पौधों का भाग होता है, ठीक है, तो ये जो है पौधों के टिश्यूज़ को प्रभावित करती हैं और ये नेक्रोसिस कॉज करती हैं। पौधों के जो फोटोसिंथेसिस भाग हैं, मोस्टली प्रकाश संश्लेषण वाले भाग हैं, उसको मृत कर देती हैं, डेड कर देती हैं। कई सारी फसलों में इनकी बीमारियों को देखा गया है। ठीक है, तो इनके हम विशेषताओं की बात करें तो ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां नमी अधिक होती है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में इस प्रकार के शैवाल जो होते हैं, प्लांट पैरासाइट एल्गी होते हैं, वो अधिकतर पाए जाते हैं और नमी युक्त जो क्षेत्र होता है वहाँ पर ये बीमारियों को कॉज करते हैं। इसमें सबसे प्रमुख वंश है सेल्यूफोरोस। ठीक है, सेफेल्यूरोस याद रखिएगा। तो सेफेल्यूरोस जो है, ठीक है, एल्गाई का जो जीनस है याद नहीं आ रहा है, ठीक है, सेफेल्यूरोस जो इसका जीनस है वो सबसे अधिक जो है वो बीमारियों को कॉज करता है। ठीक है, इसके रोग की बात करें, कौन प्रकार का डिजीज़ का करता है, जैसे लाल जंग रोग, रेड रस्ट। ठीक है, तो पौधों में रेड रस्ट जो बीमारी होती है मोस्टली आपके जैसे कि आम हो गया, अमरूद हो गया, नींबू हो गया, कॉफ़ी हो गया, चाय। ठीक है, तो चाय का, कॉफ़ी का जो जंग रोग होता है, ठीक है, आप जैसे जंग जैसे लग जाता है ना,
ठीक है, जिसे हम रेड रस्ट कहते हैं। तो कॉफ़ी रेड रस्ट हो गया, ठीक है, टी का रेड रस्ट डिजीज़ हो गया ये, और अमरूद में, नींबू में भी इस प्रकार के जो है वो डिजीज़ देखने को मिले हैं। तो ये आपके एल्गी पैरासाइट के द्वारा होते हैं। और किस जीनस के द्वारा होते हैं? सेफेल्यूरोज जीनस के द्वारा जो है वो ये बीमारी कॉज की जाती है पौधों में, ठीक है। इसके लक्षण की बात करें, अमरूद के अंदर जो है, आम में, अमरूद में, चाय में, कॉफ़ी में इस प्रकार की बीमारी जो है वो ज़्यादातर देखी जाती है। अमरूद के लक्षण हम देखें तो अमरूद में इस प्रकार से जो आप छोटे छोटे जो है वो धब्बे दिखाई देते हैं, जैसे कि कैसे दिखाई देते हैं? जैसे कि जो है जंग लग गया हो, ठीक है, जैसे लोहे का जंग होता है ना, उस प्रकार के जो है वो लक्षण दिखाई देते हैं पौधों के हरे भागों पर। तो इसे हम रेड रस्ट डिजीज़ जो है वो कहते हैं। ये किसके द्वारा होती है? ये प्लांट पैरासाइट एल्गी के द्वारा होती है, ठीक है, प्लांट पैरासाइट एल्गी के द्वारा ये बीमारी होती है, ठीक है। अभी तक हमें पता नहीं था कि एल्गी के द्वारा क्या बीमारी, तो एल्गी की भी कुछ प्रजातियां हैं, उसमें इस प्रकार के जो है वो बीमारी को कॉज करते हैं पौधों के अंदर। तो ये लक्षण जो है वो एल्गी के होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आम में आप देखते हैं, आम के अंदर जो है वो लक्षण दिखाई देते हैं। कॉफ़ी के पौधे पर, चाय के पौधे में पत्तियों पर जंग जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो वो रेड रस्ट डिजीज़ के हैं, ठीक है। लक्षण की बात करें तो पत्तियों के ऊपरी सतह पर नारंगी लाल रंग के मखमली धब्बे दिखाई देते हैं। ये धब्बे वास्तव में शैवाल के बीजाणु, स्पोर्स और फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। ये जो धब्बे होते हैं ये एल्गी के स्पोर्स और फिलामेंट जो है वो होते हैं, ठीक है। प्रभाव की बात करें इफेक्ट की, तो यह सीधी तौर पर पौधे को नहीं मारता, लेकिन यह प्रकाश संश्लेषण की दर को कम कर देता है, ठीक है। यह सीधे तौर पर पौधे को नहीं मारता है, लेकिन ये क्या करता है, ये पौधों के प्रकाश संश्लेषण का जो रेट है, दर होती है, उसको धीरे धीरे कम कर देता है, ठीक है। तो जिससे पत्तियां समय से पहले गिर जाती हैं, ठीक है, जिससे पत्तियां क्या होती हैं, समय से पहले गिर जाती हैं, ठीक है, और फल की गुणवत्ता प्रभावित होती है, ठीक है, और फल की जो क्वालिटी होती है फ्रूट्स की वो भी प्रभावित होती है, ठीक है। तो धीरे धीरे पौधे को नहीं मारता है, बल्कि धीरे धीरे करके प्रकाश संश्लेषण की दर को कम कर देता है भाई। जैसे जंग के धब्बे जब पड़ जाएंगे तो जो फोटोसिंथेसिस क्रिया है पौधों में वो बाधित हो जाएगी, जिससे पौधा क्या होगा, धीरे धीरे मर जाएगा। और पूरे धीरे धीरे देखेंगे कि पूरा पत्ती जो है वो जंग के आकार की दिखाई देने लगती। पहले शुरू में कई सारे धब्बे दिखाई देते हैं, लेकिन फिर पूरी पत्ती जो है वो जंग के आकार की जो है वो दिखाई देती है। तो इस प्रकार से इस रोग का जो है वो प्रभाव होता है इसके अंदर। अब बात करेंगे, अभी तक तो हमने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, प्लांट पैथोजेनिक एल्गी के बारे में। अब हम बात करेंगे प्लांट पैथोजेनिक प्रोटोजोआ के बारे में, ठीक है, कि पादप रोगजनक प्रोटोजोआ क्या होते हैं। प्रोटोजोआ, ठीक है, तो प्रोटोजोआ जो होते हैं एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो प्रोटोजोआ के जनित कुछ बीमारियां होती हैं, कॉज करते हैं पौधे में। तो आइए इनके बारे में जानते हैं कि प्रोटोजोआ एक कोशिकी यूकैरियोटिक जीव हैं। अधिकांश प्रोटोजोआ मुक्त जीवी होते हैं, लेकिन ट्रिपैनोसोमिड, ठीक है, ट्रिपैनोमैटिड्स परिवार के कुछ सदस्य पौधों के संवहनी ऊतकों, वैस्कुलर टिश्यूज, विशेष रूप से फ्लोएम में परजीवी के रूप में रहते हैं, ठीक है। तो प्रोटोजोआ क्या होते हैं, एक कोश की यूकैरियोटिक जीव होते हैं, ठीक है, सिंगल स्टैंड यूकैरियोटिक जीव होते हैं, ठीक है। और अधिकांश प्रोटोजोआ मुक्त जीवी होते हैं, लेकिन ट्रिपैनोसोमिड जो होते हैं परिवार के सदस्य संवहनी ऊतक, वैस्कुलर टिश्यूज, विशेष रूप से फ्लोएम में परजीवी के रूप में रहते हैं। तो जो ट्रिपैनोसोमिड जो है वो फैमिली के जो है प्रोटोजोआ होते हैं, वो पौधों के फ्लोएम के में पाए जाते हैं और कई प्रकार की बीमारियों को कॉज करते हैं। इस प्रकार से पौधों में भी फ्लोएम में पाए जाते हैं और कुछ बीमारियों को कॉज करते हैं। कैसी बीमारियां होती हैं, ठीक है, तो ये प्रोटोजोआ के द्वारा बीमारियां होती हैं। इनके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं किस प्रकार की बीमारियां हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें कि किस प्रकार से इनका संक्रमण होता है, ठीक है, तो पौधों में प्रोटोजोआ का संचरण मुख्य रूप से कीटो जैसे कि
पेंटोमिड बग, पेंटोमिड जो बग होती है इसके माध्यम से होता है। ठीक है, तो संक्रमण का जो प्रोटोजोवल इन्फेक्शन पौधों में होता है उसका ट्रांसमिशन कौन करता है? इंसेक्ट वेक्टर करता है। ठीक है, तो इंसेक्ट कौन सा इंसेक्ट है जो बीमारियों को फैलाता है? वो है पेंटोमिड बग जो होती है। पेंटोमिड बग के माध्यम से ये प्रोटोजोवा जो है वो पौधों के फ्लोएम में ट्रांसमिशन होते हैं। ठीक है, तो ये पेंटोमिड बग क्या करती है? ये सकिंग टाइप से माउथ पार्ट होते हैं, ये जो है पौधे के रस को चूसती है। ठीक है, और फिर जब पौधे के रस को चूसती है, ठीक है, तो ये पौधों के जो है फ्लोएम में जो है, ठीक है, फ्लोएम में जा कर के प्रोटोजोअस के पार्टिकल्स को छोड़ती है और वहाँ पर बीमारी को कॉज कर देती है। ठीक है, मेजर डिजीजेस की बात करें इसके द्वारा प्रमुख बीमारियाँ, तो जैसे कि नारियल का हार्ट रॉट ऑफ कोकोनट। ठीक है, नारियल का हार्ट रोग, तो यह दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन देशों में नारियल के पेड़ों की एक घातक बीमारी है। इसमें पेड़ की ऊपरी कलिका यानी बड सड़ने लगती है और अंततः पूरा पौधा पेड़ मर जाता है। ठीक है, तो हार्ट रॉट ऑफ कोकोनट ये बहुत घातक बीमारी है। ठीक है, कोकोनट की, तो यह कहाँ पाई थी? दक्षिण अमेरिका में और कैरेबियन देशों में, जहाँ नारियल की खेती की जाती है वहाँ पर बड़े पैमाने पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें पेड़ों की जो बड होती है वो सड़ने लगती है। ठीक है, बड्स जो होती हैं वो सड़ने लगती है और पूरा पेड़ धीरे धीरे मर जाता है। ठीक है, और जैसे ही हम उसकी शाखाओं को छूते हैं वो आसानी से उखड़ आती है। ठीक है, पूरा पौधा इससे धीरे धीरे सड़ जाता है और प्रभावित हो जाता है। ठीक है, ये आपका नारियल का हार्ट डिजीज होता है जो कि प्रोटोजोआ द्वारा होता है। पौधों की पूरी पत्तियां जो होती हैं वो सूख जाती हैं धीरे धीरे। ठीक है, शुरुआत में इसकी जो मिडिल लीफ होती हैं वो सूखती हैं और बाद में धीरे धीरे पूरे पौधे में ये पूरा पौधा ही सूख जाता है। ठीक है, अंदर का जो फ्लोएम होता है वो पूरी तरह इन्फेक्टेड हो जाता है जिससे पौधा पीला पड़ जाता है और मर जाता है। तो इस प्रकार की बीमारी जो है वो नारियल में पाई जाती है। नारियल का फ्लोएम जो है वो इससे प्रभावित होता है। ठीक है, दूसरा है कॉफ़ी का फ्लोएम नेक्रोसिस। ठीक है, कॉफ़ी का फ्लोएम नेक्रोसिस ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, फ्लोएम नेक्रोसिस ऑफ कॉफ़ी की बात करें, यह बीमारी कॉफ़ी के पौधों की संवहनी प्राणियों को बाधित करती है जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधा सूख जाता है। ठीक है, यह बीमारी जो है वो कॉफ़ी के पौधों में कॉफ़ी के पौधे में ये बीमारी होती है जिसका नाम है कॉफ़ी फ्लोएम नेक्रोसिस डिजीज़। तो ये कॉफ़ी के फ्लोएम में मोस्टली प्रभावित करती है और कॉफ़ी का पौधा जो होता है उसका जो है वो जो संवहन प्रणाली होती है यानी जाइलम और फ्लोएम की जो क्रिया होती है कॉफ़ी के पौधे में वो धीरे धीरे बाधित हो जाती है और ये मुख्य क्रिया होती है एसेंट ऑफ सैप की। तो ये बाधित हो जाती है तो पौधा धीरे धीरे मर जाता है, सूख जाता है। ठीक है, तो जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, धीरे पत्तियां पीली जाती हैं और पौधा पूरा सूख जाता है। तो इस प्रकार की बीमारी जो है कॉफ़ी में होती है, कॉफ़ी फ्लोएम नेक्रोसिस डिजीज़। ये जो है प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रोटोजोअल बीमारी है, इसका हमें सही से जो है रोग ग्रसित प्रजातियों को उगाना चाहिए, समय समय पर प्लांट्स का जो है इन्फेक्शन निरीक्षण करना चाहिए, उसको सही ट्रीटमेंट दे करके हम प्रोटोजोअल डिजीज़ से प्लांट को बचा सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे पैथोजेनिक पैरासाइट की। ठीक है, पैथोजेनिक पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैथोजेनिक जो पैरासाइट्स हैं यानी कि सपुष्पक परजीवी वे फूल वाले पौधे हैं जो अपने पोषण, पानी और खनिज लवणों के लिए दूसरे जीवित पौधों होस्ट प्लांट पर निर्भर करते हैं। इनके पास ठीक है हास्टोरिया, ठीक है, हास्टोरिया नामक विशेष जड़ें होती हैं जो मेजबान पौधों के ऊतकों में घुसकर पोषक तत्व खींचती हैं। ठीक है, तो प्लांट पैथोजेनिक पैरासाइट्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे पौधे होते हैं, कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जो अपनी पोषण की आवश्यकता के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं, मतलब कि अपनी जड़ों के माध्यम से अपनी जड़ों को दूसरे पौधों पर जो है वो प्रवेश करा करके दूसरे पौधे से पोषण को खींचते हैं। ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम प्लांट पैथोजेनिक पैरासाइट्स प्लांट कहते हैं।
ठीक है, पैरासाइट्स वीट या पैरासाइट्स प्लांट के नाम से जानते हैं। अर्थात अपने ऊतक को दूसरे पौधों के टिश्यूज़ में घुसोड़ करके उससे जो है वो पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं, और जिससे क्या होता है, जो पौधा होता है, मुख्य पौधा होता है, वो डेड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ खरपतवार आते हैं, कुछ पौधे आते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे इसमें। ठीक है, तो प्लांट पैथोजेनिक जो प्लांट पैरासाइट्स जो होते हैं, तो प्लांट पैथोजेनिक में जैसे आपका अमरबेल हो गया, स्ट्रेइगा हो गया, ये सारे पौधे होते हैं। इनकी जड़ें जो होती हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होती हैं। क्या होती हैं? काफ़ी स्ट्रांग होती हैं। तो प्लांट पैरासाइट्स होते हैं, जो प्लांट पैरासाइट प्लांट होते हैं, परपोषी जो पौधे होते हैं, उनकी जड़ें काफ़ी मजबूत होती हैं, और ये अपनी जड़ों को दूसरे पौधों के ऊतक में टिश्यूज़ में प्रवेश करा देते हैं, और उससे पोषक जो है वो खींच लेते हैं, जिससे पौधा जो होता है सो सूख जाता है। ठीक है, तो ये सारे प्लांट्स हैं कुछ जिनको हम आपको बताएंगे, जैसे स्टेम पैरासाइट। ठीक है, पहला, ये कई प्रकार के प्लांट होते हैं, रूट पैरासाइट, स्टेम पैरासाइट। तो स्टेम पैरासाइट की हम बात करेंगे, यानी तना परजीवी की। तना परजीवी में एग्जाम्पल आता है कस्कुटा का, अमरबेल का। ठीक है, तो ये जो है पूर्ण तना परजीवी होता है। कस्कुटा कैसा प्लांट है आपको बता दें, अमरबेल ये पूर्ण परजीवी पौधा होता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता और पत्तियां सल के समान होती हैं। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और पत्तियां किसके समान होती हैं? सल्क के समान होती हैं। यह पीले रंग के धागे जैसी संरचना होती है जो मेजबान पौधों के चारों ओर लिपट जाती हैं, और यह पूरी तरह से मेज़बान पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से पौधे पर लिपट जाती है और पूरी तरह से पौधे पर निर्भर होती हैं। ये टोटल स्टेम पैरासाइट होता है, पूरी तरह से जो है वो परजीवी पौधा जो है वो होता है। ठीक है, दूसरा है लोरेंथस। बात लोरेंथस की आती है तो ये आंशिक परजीवी होता है। ठीक है, लोरेंथस क्या होता है? आंशिक तना परजीवी पौधा होता है। तो यह आम और नीम जैसे पेड़ों की टहनियों पर उगता है। इसके पास हरी पत्तियां होती हैं, इसलिए यह अपना भोजन खुद बना सकता है, लेकिन पानी और खनिजों के लिए मेज़बान पौधों पर निर्भर रहता है। ये जो लोरेंथस होता है ये आंशिक तना परजीवी पौधा होता है। इसकी पत्तियां हरी होती हैं। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा खुद भोजन बना देता है, लेकिन अपनी जड़ों को जो है नीम के पौधे में, आम के पौधे में प्रवेश करा देता है और उससे पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको आंशिक तना परजीवी कहते हैं। दूसरा है जड़ तना परजीवी, जड़ परजीवी यानी कि रूट पैरासाइट। ठीक है, अभी आपने स्टेम पैरासाइट पढ़ा, अब रूट पैरासाइट की बात आती है। तो रूट पैरासाइट्स में आता है ओरोबैंकी। ठीक है, ओरोबैंची प्लांट जो है, ओरोबैंकी जो पौधा वो पूर्ण जड़ परजीवी है, कंप्लीट रूट पैरासाइट है। कंप्लीट रूट पैरासाइट जो है वो, इसे हम ब्रूम रेप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रूम रेप भी कहा जाता है। यह सरसों, टमाटर, तंबाकू जैसे फसलों की जड़ों पर हमला करता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, ओरोबैंकू को क्या कहते हैं? ब्रूम रेप पौधा कहा जाता है। और यह सरसों है, टमाटर है, तंबाकू है, इन फसलों की जो रूट्स होती हैं उस पर हमला करता है। इसमें क्लोरोफिल जो है वो नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या होता है? एब्सेंट होता है ओरोबैंच में। ठीक है, स्ट्राइगा जो पौधा है इसे आंशिक जड़ परजीवी पौधा कहते हैं। स्ट्राइगा को आंशिक जड़ परजीवी पौधा है। इसे विचवीड भी कहते हैं। यह मक्का, ज्वार और बाजरा जैसी फसलों को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? मक्का, ज्वार, बाजरा की फसलों को प्रभावित करता है स्ट्राइगा किसमें पाता है? मक्का, ज्वार, बाजरा वाली फसलों में की जड़ों में पाया जाता है। इसे आंशिक जड़ परजीवी पौधा कहते हैं। इसकी हरी पत्तियां होती हैं, लेकिन यह जड़ों से पोषक तत्व चुराता है। ठीक है, इसकी पत्तियां तो हरी होती हैं जो प्रकाश संश्लेषण करती हैं, लेकिन जड़ों से क्या करता है? जड़ों को जड़ों के माध्यम से मक्का, बाजरा और ज्वार के पौधों से पोषक तत्व को ग्रहण करता है। ठीक है,
इसीलिए इसे आंशिक जड़ परजीवी पौधा कहते हैं। आर्थिक महत्व और प्रबंधन की बात करें तो ये रोगजनक वैश्विक कृषि को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाते हैं। इनके प्रबंधन के निम्नलिखित उपाय होते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनके प्रबंधन के लिए क्या करना चाहिए? जैसे फसल चक्र अपनाना चाहिए, क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए, खेत को उचित फसल चक्र अपनाना चाहिए। इसमें बार बार खरपतवार की समस्या होती है, तो वो फसल ना उगाकर, जैसे मक्का के खरपतवार हैं तो एक साल मक्का ना उगा कोई अन्य फसल उसमें हम ले सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग क्रॉप रोटेशन को इसमें अपनाते हैं। ठीक है, और खेत में जो खरपतवार हैं उसको हम क्लियर रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए खेत को। खरपतवार नाशी का उचित प्रयोग करना चाहिए, और जो संक्रमित पौधे हैं उसे उखाड़ करके जला देना चाहिए। इस प्रकार से हम फसलों को इससे बचा सकते हैं। जैविक नियंत्रण की बात करें तो प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना चाहिए। तो ये जो खरपतवार हैं इससे प्रतिरोधी किस्मों का हमें प्रयोग करना चाहिए। रासायनिक नियंत्रण की बात करें, शैवाल के लिए कापर फंजीसाइड, फंगसाइड, परजीवी पौधों के लिए हर्बिसाइड्स का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से उचित जो है वो दवाओं का उपयोग करके इससे हम फसलों को अपने जो है वो बचा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जैविक नियंत्रण और रासायनिक नियंत्रण को अच्छे से अपनाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने बताया प्लांट पैथोजेनिक एल्गाई, प्लांट पैथोजेनिक जो है प्रोटोजोआ, और जो है प्लांट पैरासाइट्स वाले पौधे। ठीक है, जो है जड़ परजीवी वाले, तना परजीवी वाले जो पौधे हैं, जो पौधों में कई प्रकार के प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।